नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है यह उन सभी के लिए भी दिलचस्प होगा जो अन्य संस्कृतियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो भारत की संस्कृति किस चीज़ में समृद्ध है, भारत में कौन कौन सी परंपराएं हैं और भारत इतना सारे लोगों को क्यों आकर्षित करता है। भारत की संस्कृति बेहद विविध है और एक ही वीडियो में इसके सभी पहलुओं के बारे में बात करना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करना चाहता हूँ तो मेरे विचार में ध्यान देने योग्य हैं। भारत की संस्कृति और परंपराओं पर विचार करने के लिए मुझे हाल ही में हमारे शहर में हुई एक दिलचस्प घटना ने प्रेरित किया। हर दिन 2 हफ्तों तक हमारे शहर में एक महोत्सव और कार्यक्रम हो रहे थे जो भारतीय संस्कृति के एक पहलू को समर्पित थे। यह घटना, जिसे विरासा या विरासत कहा जाता है, हर साल हिमालय के तल पर 30 सालों से हो रही है। यह महोत्सव भारतीय संस्कृति, परंपराओं और कला का असली उत्सव है जो सचमुच भारत की विरासत को हमारे सामने जीवंत करता है। विरासत महोत्सव में आपका स्वागत है, जहां आपको कारीगरों के खूबसूरत गांव में एक रोमांचक यात्रा का अनुभव होगा, जहां देश भर के कारीगर अपनी अनोखी कृतियां प्रदर्शित करते हैं। यहां आप न केवल देख सकते हैं, बल्कि हर नक्काशीदार लकड़ी के सामान, हर कपड़े के पैटर्न और हर मिट्टी के अद्भुत नमूने में भारत की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। इस महोत्सव में हमेशा ऐसे मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है जो संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। यह विभिन्न गायक, नर्तक, संगीतकार, थिएटर के अभिनेता और इसी तरह के लोग हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक बहुत लोकप्रिय गायक के प्रदर्शन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जो अनोखी सितार और तबला की धुनों के साथ गाता है। यह रूसी कानों के लिए बहुत असामान्य है, लेकिन भारतीयों के लिए यह आत्मा पर बाम की तरह है। लेकिन पहले हम संगीत कार्यक्रमों की प्रशंसा करना जारी रखने से पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ और क्या दिलचस्प है। यहाँ एक ही जगह पर इतनी सारी सुंदरता इकट्ठा की गई है। यहाँ से आप बेहतरीन उपहार ले जा सकते हैं जो आपको खूबसूरत भारत की याद दिलाएंगे। उदाहरण के लिए ऐसे हाथी, बेतहाशा खूबसूरत, लेकिन उपहार के रूप में उन्हें ले जाना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। ये पत्थर के बने हैं, इसलिए ये काफी भारी हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही, क्योंकि वे बिल्कुल सही हैं। और वास्तव में भारतीय पत्थर के कारीगर बहुत कुशल होते हैं। यहाँ के घरों में फर्श भी ज्यादातर इसी पत्थर से बने हैं। गर्मी में ये बहुत खूबसूरत और बहुत सुखद होते हैं। मुझे यह भी बहुत पसंद आया कि यहाँ आप विभिन्न राज्यों से पारंपरिक आभूषण और इंटीरियर्स के लिए सजावट सीख सकते हैं और निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। मैं उड़ीसा राज्य के इन आभूषणों से बहुत प्रभावित हूँ और ये राजस्थान के हैं जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देख सकते हैं। भारत कितना विविधतापूर्ण है। यहाँ कि देश में पूरा एक संसार है। वैसे इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाना है। विरासत, ये एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब है। भारतीयों के लिए परंपरा के प्रति वफादार रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भले ही आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हो, यह एक महोत्सव है जो उस सुंदरता और कला के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करता है जो भारत में कई 100 साल पहले थी। यहाँ लोग ताकत और आत्मविश्वास पाते हैं कि उनकी परंपराएं एक ऐसी मूल्य है जिसे भूलना नहीं चाहिए। विरासत महोत्सव केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली सांस्कृतिक संदेश है जो हर उस व्यक्ति की ओर है जो असली भारत को समझना और महसूस करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संस्कृति में रुचि है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे सदियों से इतना गहरा क्या बनाता है, विरासत महोत्सव वह पुल है जो आपको प्राचीन ज्ञान और भारतीय कला की सुंदरता की दुनिया में ले जाएगा। यह महोत्सव अतीत और वर्तमान, परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक संवाद की तरह है। यह संस्कृति के जीवन को बनाए रखता है, लोगों को एकजुट करता है और उनके भारत से संबंध को संरक्षित करता है। और यहाँ हम प्राकृतिक सुगंधों की एक दुकान पर पहुँचे। ये आवश्यक तेलों पर आधारित हैं। उनके पास घर के लिए भी प्राकृतिक एयर फ्रेशनर हैं जिनकी खुशबू बहुत नरम और सुखद है। हमने अपने लिए और उपहार के लिए कुछ लिया और ये फूल महोत्सव में धूम मचा रहे थे। मुझे लगा कि हर मेहमान अपने लिए एक गुलदस्ता खरीदा, लेकिन फूल सच में सुंदर हैं। वैसे भारत में जीवित फूलों को देने की संस्कृति नहीं है, सिर्फ माला गले में डालने के लिए। यहाँ एक सुंदर कृत्रिम फूलों का गुलदस्ता मिल सकता है। यहाँ इस पर अच्छा नजरिया है। रास्ते में हमें विभिन्न चिप्स और रोटियां मिली।
ये भी भारत की संस्कृति का एक पहलू है। यहाँ चिप्स किसी भी चीज़ से तैयार किए जाते हैं, दाल, आलू, चने और बहुत कुछ। पापड़ कहलाने वाली रोटियां भी बहुत विविध हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि ये सिर्फ तैयारी है, अर्धनिर्मित उत्पाद कह सकते हैं। चिप्स को तलना होता है और रोटियों को आग के ऊपर रखना होता है। लेकिन सौभाग्य से चिप्स और पापड़ की अंतिम तैयारी में बस 4-5 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा नहीं। जब हम पति के माता पिता के साथ रहते थे तो वसंत में जब एक खास किस्म के आलू आते थे, हम सैकड़ों ऐसी रोटियां और प्राकृतिक आलू के चिप्स के बाल्टियां तैयार करते थे। फिर हम उन्हें अगले साल तक खाते रहे। आलू की रोटियां, या जैसे यहाँ इन्हें कहा जाता है आलू पापड़, ये इतनी स्वादिष्ट होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको किसी मेले में आलू का पापड़ मिले तो बिना सोचे समझे ले लीजिए। हाँ, वैसे यहाँ विभिन्न राज्यों का खाना भी है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे और क्या खाना चाहिए। उदाहरण के लिए यह रोटी, ये राजस्थान का बाटी है। मैंने इसे सिर्फ एक बार चखा था जब हम जयपुर में थे, राजस्थान की राजधानी में। लेकिन मुझे सच में याद नहीं है कि हमने इसे कैसे खाया और स्वादिष्ट था या नहीं। लगता है स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ये नीर के साथ चिल्लो है, ये बहुत लजीज लग रहा है। चिल्लो एक पैनकेक है जो या तो चने के आटे से बनाया जाता है या दाल से। अलग अलग होते हैं और अंदर घर का पनीर और सब्जियां हैं। वैसे मैं अक्सर नाश्ते में चिल्लो बनाती हूँ, तो ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। आप जानते हैं भारत में एक मिठाई है जलेबी, बहुत लोकप्रिय है। जलेबी थोड़ी होरस्ट या चावचाक की तरह होती है, और अगर इस मिठाई का सामान्य आकार लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास में होता है तो यह जलेबी अपने आकार से हैरान कर देती है। मैंने आयुष से कहा कि रूस में कहते हैं बड़े टुकड़े को मुंह खुश होता है। उसे हमारी कहावत पसंद आई और जलेबी के पास हमें ऐसी कुछ गुड़ियाँ मिली। ये भी राजस्थान से है। वहाँ लोग कठपुतली नाटक करना पसंद करते हैं। वे इनसे इतनी कुशलता से खेलते हैं। ये गुड़िया हाथों में बहुत अच्छे से नाचती हैं। और वैसे देखिए, अगर पत्थर के हाथी भारी हैं तो इनको तो आप जितना चाहें ले जा सकते हैं। इनका नाक भी हिलता है। हमारे पास सर्दी आ रही है और अगर दिन में सर्दियों में बाहर अच्छा है तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन रात में घर के अंदर तापमान बहुत गिर जाता है। और चूंकि घरों में हीटिंग नहीं है तो हमें खुद को कंबलों से गर्म करना पड़ता है। हम 3 कंबलों के नीचे और 2-3 स्वेटर पहनकर सोते हैं। इसलिए भारत में सर्दियों में न तो कंबल की और न ही स्वेटर की कोई कमी नहीं होती। मैंने तो 4 स्वेटर लिए, अपने लिए और 3 तोहफे के लिए। यहाँ की कीमतें बहुत बहुत अच्छी हैं। मुझे तो शर्म आती है बताने में कि हमने इन्हें कितने में लिया। कुछ पैसे में। शाम को यहाँ एक खास माहौल होता है। रोशनी खूबसूरती से जल रही है और सभी कॉन्सर्ट की उम्मीद में हैं। हम भी जल्द ही वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ और क्या है वो देख रहे हैं। मैं तो इन तरह की शलवारें देखकर लाड टपका रहा हूँ, लेकिन लेने का हिम्मत नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या संदेह है। क्या आप ऐसे लेंगे? मैं किताबों की दुकान में काफ़ी देर तक फंसी रही और दक्षिण ने मुझे यहाँ से मुश्किल से निकाला। मुझे तो ये सारी किताबें खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन अपनी लाइब्रेरी याद आती है जिसे दीमक ने खा लिया था, और ये मुझे सचेत कर देता है। और भारत में मौसम इतना अजीब है कि सभी किताबें जल्दी खराब हो जाती हैं। कभी तो कवर उतरने लगता है, कभी फफूंदी आ जाती है। इसलिए पिछले कुछ सालों से मैं केवल ई बुक्स पढ़ रही हूँ, लेकिन असली किताबें भी हाथ में पकड़ने का मन करता है। इस गलीचे को देखा और अब मुझे ऐसा ही चाहिए। इस पर सो भी सकते हैं, पिकनिक भी मना सकते हैं और कुत्ते के साथ खेल भी सकते हैं ताकि फिसलन ना हो। क्या बात है, कितना प्यारा है। इन हाथियों और घोड़ों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और बस एक आंसू बहा दूंगा। और यहाँ सौंफ या फेनकिल अलग अलग आवरण में है। भारत में इसे हमेशा खाने के बाद ताजगी के लिए खाया जाता है। रेस्तरां में इसे बिल के साथ परोसा जाता है जब हम खाना खा चुके होते हैं और भुगतान कर रहे होते हैं। और यह विभिन्न आमों की पेस्ट्री है। अगर आपको पेस्ट्री पसंद है तो मैं इसे ज़रूर सुझाऊंगा। यहाँ देखा जा सकता है कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है और यहाँ भारतीय आइसक्रीम कुल्फ़ी कैसे बनाई जाती है। तो क्या हम धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है। और कौन जानता है ये क्या है। ये एक विवादास्पद विषय है जिसमें मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई हूँ। जैसे ही मैं पूरी तरह से समझ जाऊँगी मैं आपसे साझा करूँगी। दोस्तों, विरासत महोत्सव विरासत सिर्फ खूबसूरत नृत्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शन नहीं है। यह याद दिलाने वाला है कि यह कितना अद्भुत है जब हर एक जाति में कुछ न कुछ अपनी विशेषता और पहचान होती है। विरासत ये भारत का प्रतीक है,
इसकी मजबूत इच्छा अपनी पहचान को बनाए रखने और इसे भविष्य की पीढ़ियों को सौंपने की। अगर आपने कभी यह जानने का सपना देखा है कि भारत को इतना अनोखा क्या बनाता है, उसकी संस्कृति के पीछे झांकने और उसकी प्राचीन बुद्धिमत्ता को महसूस करने का, तो विरासत महोत्सव आपका इंतजार कर रहा है। इस जीवंत जीवन कला और परंपराओं के उत्सव में शामिल हों। यह आपके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि इस दुनिया की समृद्धि और विविधता को समझने का एक अवसर बने, जहां न तो कुछ बुरा है और न ही कुछ अच्छा, बल्कि अद्भुत विविधता है। ऐसे कार्यक्रम युवा लोगों के दिलों में पारंपरिक ज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि जगाते हैं, जो शायद पुरानी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें गहरी बुद्धिमत्ता और मूल्य होते हैं। यह एक जीवंत याद दिलाने वाला है कि भारतीय संस्कृति मानव अनुभव और मूल्यों का खजाना है, जो 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बने रहते हैं। इसी तरह के महोत्सवों के कारण भारत एक सबसे पारंपरिक देशों में से एक बना हुआ है, भले ही पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो। युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हुए सांस्कृतिक आत्मचेतना का अनुभव होता है और वे समझते हैं कि उनके पूर्वजों ने इन परंपराओं को इतना क्यों महत्व दिया और क्यों उनकी रक्षा की। वे संस्कृति में कुछ व्यक्तिगत, कुछ महत्वपूर्ण देखने लगते हैं, जिसे बचाना और आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आम लोग इन सभी शिल्पों में कैसे खुद को आजमाते हैं, तो मेरे पास पहले से ही भारतीय प्रतिभा मेला चैनल पर एक वीडियो है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।